मोदी हटाओ के नाम पर पटना में 15 पार्टियों के नेताओं का मेल भी हुआ और पॉलिटिकल ब्लैकमेल का खेल भी हुआ। 4 घंटे तक बिहार के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बंगाल के मुख्यमंत्री, साथ में राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव सब बैठे। फैसला क्यों नहीं हो पाया? बात नीतीश कुमार से शुरू की, खत्म लालू यादव के उस बयान पर हुई कि राहुल गांधी की शादी कब होगी। केजरीवाल बीच में उठकर क्यों चले गए? स्टालिन ने चेन्नई की फ्लाइट क्यों जल्दी पकड़ ली? पटना के बंद कमरे में जो हुआ वो बातें बाहर आ गई हैं। अगली मुलाकात 12 जुलाई को शिमला में होगी। बार बार कहा जा रहा है कि एक फॉर्मूला बनेगा, सारे विपक्षी नेता एक साथ आ जाएंगे, प्री पोल अलायंस होगा। स्टालिन ने यही कहा, एक कॉमन एजेंडा हो, प्री पोल अलायंस हो, एक कॉमन कैंडिडेट हो। मोदी की कैंडिडेट के खिलाफ 543 सीटों पर कितने कॉमन कैंडिडेट खड़े होंगे? क्या अगर लड़ाई 1 to 1 होगी तब भी मोदी जीत जाएंगे? पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। चलिए मान भी लेते हैं मोदी को रोकने के लिए 15 पार्टियां एक हो गईं। 15 नेताओं ने एकता की कसम भी खा ली। मान लेते हैं कि राहुल केजरीवाल का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं ममता और लेफ्ट का भी हाथ मिल जाएगा। यूपी में अखिलेश का भी राहुल के साथ सेटलमेंट हो जाएगा। तब भी क्या 24 में मोदी का रास्ता रोक पाएंगे? अपोजिशन 15 के पास क्या कोई फॉर्मूला है? 24 में मोदी को हराने के दावे में कितना दम है? एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, आप बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं। एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। भरोसा बहुत है, लेकिन सिर्फ भरोसे से मोदी को हराया नहीं जा सकता। ये भी सच है, क्योंकि विपक्ष की एकता और भरोसे के लंबे लंबे दावे की हवा इसी तस्वीर से निकल गई जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। खबर ये आई कि कांग्रेस ने अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। इसी से नाराज होकर केजरीवाल और भगवंत मान ने मीटिंग छोड़ दी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ये हिंट दे रही है कि वो राज्यसभा में अध्यादेश मामले में मौजूद नहीं रहेंगे। इसका मतलब साफ है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बस इसी के बाद से केजरीवाल ने क्लियर कर दिया कि अध्यादेश पर कांग्रेस की सहमति नहीं तो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में शामिल भी नहीं होंगे। 15 विपक्षी दल पटना में आज गंभीर बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें एक अध्यादेश भी था। इनमें कुल 12 ऐसे दल हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, उनके सांसद राज्यसभा में। तो इन 12 दलों में से 11 दल साफ कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि ये काला अध्यादेश है और हम इसका विरोध करेंगे। केवल कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप है। आज सारी विपक्षी पार्टियों ने, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बाकी सारी पार्टियों ने कांग्रेस को खूब समझाने की कोशिश करी कि इसका आप निंदा कीजिए, इसका विरोध कीजिए, फिर भी कांग्रेस चुप रहा। उसी साइड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी इनके जो पंजाब और दिल्ली के यूनिट के, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ये संदेश संदेह करता है कि क्या सेटिंग इनकी चल रही है। हमें सूत्रों के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि कांग्रेस की बैकरूम टॉक्स चल रही है बीजेपी के साथ कि जब ये मुद्दा आएगा राज्यसभा में तो हम वॉकआउट कर लेंगे, मतलब बीजेपी को जिता देंगे। तो मेरे ख्याल से ये समय आ गया है कि कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अगर ये नहीं साफ तौर पे कहते कि राज्यसभा में क्या ये हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, तो फिर ऐसा कोई भी गठबंधन 2024 के लिए जो बनता है विपक्षी पार्टियों का, जिसका कांग्रेस हिस्सा हो, उसका आम आदमी पार्टी का रहना कोई, मेरे ख्याल से इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और जब केजरीवाल के बारे में सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने ये सब बातें नहीं बताई। केजरीवाल की फ्लाइट का टाइम हो गया था, ये कहकर
केजरीवाल एपिसोड से किनारा कर लिया। प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं पहले सब लोग बोल दे जो भी है और उसके बाद। जितनी आसानी से नीतीश कुमार ने ये बातें कह दी, ये बात उतनी आसान नहीं है। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने माहौल बना दिया था। बंद कमरे में नीतीश कुमार और केजरीवाल से बातें भी हुई और जिस तरह से आज राहुल और खड़गे के लिए रेड कार्पेट वेलकम हुआ, केजरीवाल को मैसेज मिल गया। मोदी रोको मोर्चा में बड़े भाई की भूमिका कांग्रेस की ही रहेगी। सच पूछिए तो अभी ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी बड़ी लड़ाई है। माइनस अध्यादेश माइनस केजरीवाल, सहमति तो बन गई, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो विपक्षी एकता की हवा निकाल सकते हैं। मसलन यूपी में सीट का फॉर्मूला क्या होगा, अखिलेश कितना एडजस्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेफ्ट में 36 का आंकड़ा है, सीट को लेकर कांग्रेस कितना समझौता करेगी, क्योंकि अधीर रंजन टीएमसी के नाम से ही अधीर हो जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की सुई 370 पर अटकी है। केजरीवाल ने जब अध्यादेश पर समर्थन मांगा तो उसी वक्त उमर अब्दुल्ला ने पूछ लिया, 370 पर हमारा साथ क्यों नहीं दिया। एनसीपी केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन से त्रस्त है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का एजेंडा फिलहाल अपना वजूद बचाए रखने का है। 15 पार्टियों की छाया में उसे अपना भविष्य दिख रहा है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। सच तो यह है कि मोदी से लड़ने के लिए सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलेगा। मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वही हुआ, पुराने डायलॉग सुनाए गए, लेकिन अपोजिशन 15 के लिए चुनौती कितनी बड़ी है वो समझते हैं। पहले तो इस मीटिंग में जो दल नहीं आए उनसे सीधा नुकसान है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नहीं आए, उनके पास इस वक्त 9 लोकसभा सीट है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किनारा कर लिया, इनके पास 12 सीटें हैं। मायावती पहले विपक्ष के इस मोर्चे के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। बीएसपी के पास 9 सीट है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के पास 22 सीट है और जेडीएस नेता कुमार स्वामी, इनके पास 1 सीट है। तेलुगु देशम 3 सीट वाली पार्टी है। इन सब ने साफ तौर से बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और इससे दूरी बनाई। अब अगर मोदी के खिलाफ लड़ाई में करीब 60 से ज्यादा सीट वाला विपक्ष गायब है तो 24 में मोदी को रोक पाने का सपना कैसे पूरा हो पाएगा। हमें तो यही लगता है कि आज पार्टीज का यूनिटी या पार्टीज का जुड़ने से ज़्यादा अहम है कि लोग जुड़ जाएं, हिंदुस्तान की आवाम जुड़े इश्यूज़ के साथ, पार्टीज़ के साथ नहीं। क्योंकि आज 75 साल हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेके आज भी एक ऑर्डिनरी इंडियन बहुत दुख महसूस करता है और बहुत दर्द महसूस करता है। हम ये चाहते हैं कि जो काम तेलंगाना में पिछले 9 साल में हुआ है वही मॉडल आज हिंदुस्तान को हम दिखाना चाहते हैं। आज अगर कई सारे पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के एक जगह बात कर रही हैं और उनको अगर लगता है कि उनके यूनिटी से कुछ हो सकता है, हम बस यही कहेंगे, आज 2 पार्टी, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी, ये दोनों भी नेशनल पार्टी आज हिंदुस्तान की जो आज एक माहौल है, आज 75 साल के बाद भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं और किसान की आज भी मृत्यु होती है, सुइसाइड होते हैं। इन सारी चीज़ों का जिम्मेदारी हम बस अगर ठहराएंगे किसी को तो दोनों नेशनल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को ठहराएंगे, क्योंकि कांग्रेस को मिला 50 साल और इनको मिला करीब 15 साल। तो हम यही मानते हैं कि इनको फिर लेके अगर पार्टियां जुड़ेंगी, अगर कांग्रेस को या बीजेपी को लगा के जुड़ेंगी तो देश का तो कोई फायदा नहीं इसमें। यहाँ ये बात समझनी होगी,
सामने मोदी का चेहरा है। मोदी के पास 303 लोकसभा सांसद हैं और जो मोदी को मिलने वाले वोट शेयर का आंकड़ा बता रहा है वो मोदी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई को मुश्किल दिखा रहा है। 2019 में मिले 303 लोकसभा सीट में से बीजेपी का 224 सीट पर वोट शेयर 50% से ज्यादा रहा। अब 2024 में 224 सीट तभी कम हो सकती है या तो बीजेपी का वोट शेयर कम हो जाए और विपक्ष का वोट शेयर ज्यादा हो जाए। सच्चाई ये है कि इन सीटों पर भले ही छोटे दल और निर्दलीय समेत सभी दलों के वोट एक साथ जोड़ दिए गए हों, तब भी बीजेपी ये सीटें नहीं हारती। उस हिसाब से बीजेपी को बहुमत पाने के लिए 273 - 224 मतलब सिर्फ 49 सीट ही चाहिए। 2024 में मोदी को रोकने के लिए क्या विपक्ष इन 49 सीटों पर बीजेपी को रोक लेगा? अब उसे भी समझ लेते हैं। एक वक्त में मान भी लेते हैं कि सारे वोट अपोजिशन को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद भी बीजेपी को मैजिक नंबर तक रोक पाना आसान नहीं है। 2019 में बीजेपी ने 50% से कम वोट शेयर के साथ 79 सीटें जीती। तकरीबन 49 सीटें ऐसी हैं जिसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टियों का वोट शेयर मिला दें तब भी बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा रहता है। अब अगर मोदी रोको मोर्चा मिलकर लड़ता भी है और सारे वोट ट्रांसफर हो भी जाते हैं तो भी बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। बीजेपी वोट ट्रांसफर को लेकर टेंशन में नहीं है। 2019 का लोकसभा चुनाव मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर लड़ा था, लेकिन वोट ट्रांसफर के गणित में बीजेपी को अकेले 62 सीट मिली। अखिलेश यादव का वोट तो मायावती को ट्रांसफर हो गया, लेकिन मायावती का वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हुआ। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव काफी सतर्क हैं। वो किसी भी बड़े गठबंधन करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि बड़ी पार्टी से गठबंधन करने के बाद सीटों की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिससे कार्यकर्ता नाराज होते हैं। बीएसपी और कांग्रेस से जो अलायंस हुआ उसमें अखिलेश यादव को कामयाबी ना मिलने की एक बड़ी वजह ये भी थी। इसलिए अखिलेश यादव इस बार वकालत कर रहे हैं कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां उनके हाथों में कमान दी जाए। फिर लालू, नीतीश, राहुल एंड कंपनी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे उन्हें लग रहा है कि सब मिल जाएंगे तो 2024 में मोदी का रथ रोक देंगे? दरअसल नीतीश कुमार को लग रहा है कि मोदी को OSOC फार्मूले यानी 1 सीट 1 कैंडिडेट फार्मूले से हराया जा सकता है, जिसका कामयाब टेस्ट 1989 में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ बीपी सिंह मॉडल के तौर पर विपक्ष कर चुका है। उस वक्त एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर सफलता मिली थी। 2024 के लिए लालू, नीतीश, राहुल की टीम ने 475 सीटें चुनी हैं। इनका मानना है कि इन सब सीटों पर मोदी को कड़ी फाइट दी जा सकती है। चुनाव में जय हनुमान जी करके लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा हमारे यहाँ गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल, रील, नल, लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। अब सवाल है कि OSOC फार्मूला काम कहां करेगा? विपक्ष को इतना भरोसा क्यों है? एक सीट एक उम्मीदवार फार्मूला महज कांग्रेस या किसी एक विपक्षी दल के प्रभाव वाले राज्यों में लागू करना आसान होगा। मसलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी की इकलौती प्रतिद्वंदी है। ऐसे ही तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस के साथ सहमति बन जाती है तो काम बन सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।